बजट से आम टैक्स पेयर खासकर सैलरीड क्लास को टैक्स से कुछ न कुछ राहत मिलने की उम्मीद रहती है। 1 फरवरी को बजट आ रहा है। चुनावी साल में आ रहे इस बजट पर टैक्स पेयर की पैनी नजर है। नमस्कार, बजट स्पेशल बुलंदियों का बजट में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष ओझा। टैक्स के मोर्चे पर आम टैक्स पेयर को क्या और कितनी राहत मिल सकती है या मिलनी चाहिए, आज इस मसले पर बात करेंगे अपने खास मेहमान टैक्स मामलों के जानकार बलवंत जैन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक बड़ा जो मसला है, दो टैक्स रिजीम अभी भी सामने है टैक्स पेयर पे, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो इसमें कई तरह की अभी भी जटिलताएं हैं, कॉम्प्लेक्स है। तो आप ये मानते हैं कि अभी इसमें हमें और रिफॉर्म करने की जरूरत है और इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? देखिए, मेरे हिसाब से अभी ज्यादा जटिलताएं बची नहीं है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम है, उसमें क्लियर कट है कि आपको डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलेंगे और दूसरे जो कुछ बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे। और ओल्ड टैक्स रेजिम में जो पहले से चले आ रहे हैं वो अवेलेबल रहेंगे। और जैसे पिछले बजट में गवर्नमेंट ने इसको जो न्यू टैक्स रेजिम है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ अमेंडमेंट किए हैं। जैसे 87A का रिबेट बढ़ा दिया, जिससे 7 लाख की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें और कुछ छेड़छाड़ की जाएगी। और जो नॉर्मली नॉन सैलरीड लोग हैं उनके लिए मेरे हिसाब से न्यू टैक्स रेजिम है वो बेनिफिशियल है। सर, एक जब हम ओल्ड टैक्स रेजिम की बात करते हैं तो उसमें 80C जो सेक्शन है वो काफी अहम होता है। अभी भी उसकी लिमिट 1.5 लाख है। तो अब लगता है कि उसको जिस तरह की महंगाई है और जिस तरह के एक्सपेंसेस हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए। और इसी से दूसरा एक सवाल कि जो अन्य तरह के डिडक्शन मिलते हैं, जैसे कि होम लोन के ब्याज पर या अन्य दूसरे मद में, तो उनको भी थोड़ा सा रिवाइज करने की आवश्यकता है ताकि थोड़ा सा टैक्स पेयर और अपने टैक्स सेविंग कर सके। ये एकदम सही बात बताएं। देखिए, जैसे ये जो 80C की जो इंट्रोड्यूस किया था 2003 में, तब 1 लाख की लिमिट थी और फिर 2014 में इसको 1.5 लाख किया है। तो इफेक्टिवली 3-3.5% के हिसाब से बड़ी है, जबकि महंगाई इससे ज़्यादा बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से 80C की लिमिट है वो बढ़ानी चाहिए और कम से कम 2.5 लाख होनी चाहिए। दूसरा, जो आपने जैसे होम लोन से संबंधित बताया, एक्चुअली ऐसा हो गया आशुतोष जी की प्रॉपर्टी की प्राइसेज बढ़ गई है अक्रॉस द कंट्री, और होम लोन जो लेने वाले हैं वो कम से कम 40 लाख 50 लाख का होम लोन तो लेते ही हैं। तो उस पर जो ये 80C की जो लिमिट है वो तो वैसे ही आपके PF और LIC और बच्चों की फीस में एडजस्ट हो जाती है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि जैसे गवर्नमेंट की इच्छा रहती है कि हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट किया जाए, तो उस हिसाब से जो होम लोन का रीपेमेंट है उसके लिए अलग से एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। सर, ये आपने बताया कि एक अलग से सेक्शन जरूरत है, और हालांकि ब्याज पर भी अभी 2 ही लाख की छूट है, उसको भी शायद बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसा आप मानते हैं कि ब्याज की जो होम लोन के ब्याज पर जो सेक्शन 24 में जो मिल रहा है उसकी लिमिट भी बढ़नी चाहिए? हाँ, निश्चित रूप से। जैसे मैंने बताया ना, जो होम लोन की जो अमाउंट है वो बढ़ गई है, तो जो इंटरेस्ट एक्चुअली पेमेंट हो रहा है वो 2 लाख से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा मेरा सजेशन रहेगा कि इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप खुद रह रहे हैं तो आपके लिए 2 लाख की लिमिट है। आप अगर उसको किराए पे दे देते हैं तो आपको पूरा डिडक्शन मिलता है रेंट के सामने, परंतु 2 लाख रुपए तक का लॉस ही सेट ऑफ कर सकते हैं दूसरी इनकम के सामने। तो जो लेट आउट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदते हैं, उनको रिलेटिवली हायर डिडक्शन मिलता है। मेरे हिसाब से जो लोग अपने रहने के लिए घर खरीदना चाहते हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, और उनको पूरा का पूरा जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो मिलना चाहिए। सर, टैक्स पेयर के लिए कैपिटल गेन टैक्स का भी एक मसला है, और उसमें भी जैसे हम अलग अलग सेगमेंट में देखें तो उसके रूल्स अलग अलग हैं। तो इसमें काफ़ी थोड़ा सा एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, ये आप मानते हैं? तो ये हम चाहते हैं कि क्या इस मसले को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें सरकार, या इस बजट में इस बात के संकेत दें कि हाँ, अब इस मसले पर जो कैपिटल गेन का जो इशू है उसको और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि टैक्स पेयर को राहत मिले? देखिए, कैपिटल गेन का जो स्फेयर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है जी। देखिए, सबसे पहली बात तो जो होल्डिंग पीरियड की है, जैसे जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसके लिए होल्डिंग पीरियड 24 महीना है, और बाकी दूसरी एसेट के लिए 3 साल है लॉन्ग टर्म करने के लिए। तो नॉर्मली कोई भी प्रॉपर्टी 2 या 3 साल 2 साल के लिए खरीदता नहीं और 2 साल में बेचता नहीं है।
और अगर आप 2 साल में उसको लॉन्ग टर्म के बेनिफिट दे देते हो तो वो स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है। तो जो होल्डिंग पीरियड है वो रैशनलाइज करने की जरूरत है। दूसरा, एक 87A का जो रिबेट मिलता है, जो वो सब प्रकार की टैक्स लाइबिलिटी पे मिलता है सिवाय जो इक्विटी के लॉन्ग टर्म गेन पे। तो मेरे हिसाब से जो इक्विटी का लॉन्ग टर्म गेन है उस पे तो रिबेट देनी चाहिए। तो आप सब टाइप के टैक्स पे रिबेट दे दीजिए। अगर उस पर आप नहीं दे सकते तो जो एक्चुअली जैसे जो लैंड एंड बिल्डिंग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 87A का रिबेट मिलता है, पर इस पे नहीं मिलता है। तीसरा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है इक्विटी पे, जैसे लिस्टेड शेयर्स है या इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, उस पर फ्लैट 15% का टैक्स है। परंतु आपका जो स्लैब रेट अगर 5% है, जैसे 2.5 से 5 लाख की इनकम है आपके ओल्ड रेजिम में, तो आपका 5% का ही टैक्स लगता है। तो जो लोग 5% के स्लैब में है उनको भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% टैक्स भरना चाहिए। 15% बड़ा एक कॉम्प्लेक्स है मामला। हाँ, तो ये 15% का जो स्लैब रेट टैक्स रेट इंट्रोड्यूस किया गया था वो एज ए बेनिफिशियल प्रोविजन था, पर ये एक्चुअली जो मार्जिनल टैक्स पेयर है उनको मार लग जाती है हायर टैक्स की। तो सर ये तो आपने सही कहा कि अभी भी इसको और सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है। सर एक जो टैक्स पेयर के लिए एक चीज है कि इस तरह के एक्सपेंडिंग बढ़ रही है और जिस तरह के उसकी कास्ट बढ़ रही है, तो एक स्टैंडर्ड डिडक्शन काफी एक राहत मिल जाती है उसमें जो हमारी लिमिट है, तो वो लेकिन अभी लगता है कि कम है। क्या आप मानते हैं वो कम है और उसको बढ़ाया जाना चाहिए? तो देखिए, इच्छा अनंत है तो उसमें मांगने में क्या जाता है। पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही नहीं था, ये तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, बरोबर है। तो जितना मिलता है उतने उसमें ही संतोष कर लो। जैसे न्यू टैक्स रेजिम वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता ही नहीं था, ये तो पिछले साल इंट्रोड्यूस किया है। तो पर वैसे मेरे हिसाब से ₹1,00,000 तक का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो सैलरीड आदमी है उसके पास में टैक्स बचाने का कोई जरिया नहीं है। बिजनेस वाला तो पहले डिसाइड करता है कि कितना टैक्स भरना है और उसके हिसाब से अपनी इनकम डिक्लेयर करता है। तो सैलरीड वाले को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो इसके लिए तो जो जेन्युइन एक्सपेंसेज है उनके सैलरीड वालों के लिए एटलीस्ट जाने आने के लिए, अब अप टू डेट नॉलेज वाइज अप टू डेट रखने के लिए, तो ₹1,00,000 तो कम से कम होनी चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट। सर एक डीटीसी का भी मसला था, अभी उसमें कुछ हलचल तो ऐसी नहीं है, और ये सरकार जिस तरह के रिफॉर्म उसने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में किए, अब डायरेक्ट टैक्सेशन में भी क्या लगता है कि डीटीसी को लेकर भी अगला एक सरकार स्टेप उठा सकती है, और इसके कुछ संकेत मिलेंगे या न्यू टैक्स रिजीम को ही और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो डीटीसी है, डायरेक्ट टैक्स कोड है, उसको तो ठंडे बस्ते में डाल दिया है और इमीडिएटली रिवाइव होने के चांस नहीं है, क्योंकि उन्होंने पैरेलली इनकम टैक्स एक्ट में जैसे 2 रेजिम कंपनीज के लिए भी इंट्रोड्यूस की है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी इंट्रोड्यूस की है। तो इस फ्रंट पे कोई भी मुझे उम्मीद नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपने सभी सवालों को बड़ी बेबाकी से जवाब दिए। इस चर्चा में बने रहिए हमारे साथ। बुलंदियों का बजट में हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस।